लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, एक बार कोई रिवाइज कराएगा? मैम आपने रेस्टिंग फेज पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें हमने G1S और G2 फेज और G0 क्यूसेंट फेज के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा था कि जो आपकी सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज एम फेज। इंटरफेज में सेल हमारा कितने टाइम तक रह रहा था? 23 आवर तक। और एम फेज में 1 आवर तक। इंटरफेज में हमने आगे देखा था आपका G1 फेज आता है, S फेज आता है और आपका G2 फेज आता है, ये देखा था ना। अब एम फेज के अंदर हमें देखना है कि एम फेज के अंदर पहला प्रोसेस होता है माइटोसिस एंड सेकेंड प्रोसेस होता है मियोसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये माइटोसिस है। माइटोसिस हम पढ़ेंगे। देखो, अब माइटोसिस के बारे में सबसे पहले चीज क्या लिखनी है, एम फेज को ही हम आपका मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। एम फेज इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब एम फेज के अंदर क्या होता है, एम फेज में अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ माइटोसिस की, अब मोस्टली हम माइटोसिस की बात क्यों करते हैं, मियोसिस की क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इवन कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लो, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली हर एक सेल के अंदर माइटोसिस ही पाया जाता है। बिकॉज वी नो कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्म सेल्स के अंदर होता है, और वी कैन से गैमीट्स। बाकी हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में कितनी होती है, सोमेटिक सेल्स। बिकॉज हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। तो पूरी बॉडी सोमेटिक सेल्स से मिलकर बनी हुई है। उन सोमेटिक सेल्स के अंदर सिर्फ होता है आपका क्या, माइटोसिस। तो ये माइटोसिस ही हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में। माइटोसिस के बारे में आपको पता है, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। बोलते हैं हम इसको इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? हम इक्वली बढ़ते हैं इसमें। क्या इक्वली डिवाइड होता है? इनकी प्लॉइडी इक्वली पेरेंट सेल और डॉटर सेल प्लॉइडी की। सेम रहती है पेरेंट की और डॉटर सेल की। इसका मतलब क्या है, फेज में क्या होता है आपका, क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज। क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होता है, ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए वेरीज। अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए आपका चेंज हो जाता है एंड क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। अब इसको अगर मैं आपको एक नॉर्मल डायग्रामेटिकली समझाऊं तो आप यहाँ पे ऐसे समझेंगे इसको। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये मैंने 3 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स यहाँ पे बना रही हूँ। ये डायग्राम आपके जो इक्वेशनल डिवीजन वाला एक कंसेप्ट है ना, इसको बहुत ज्यादा क्लियर बनाएगा। कि सेंटर में क्या होता है सबके, सेंट्रोमियर। यस। देखो, अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर मैंने क्या करा, ये क्रोमोसोम्स जो है मेरे G1 फेज के क्रोमोसोम है। अब जैसे ही मैं इसको एस फेज से पास ऑन करूंगी, तो एस फेज पास ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस फेज में क्या होता था, डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसाइज होता अमाउंट है। ऑफ डीएनए डबल हो जाता था। तो मतलब ये जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम कितने, अच्छा है यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितना है, 6 है ना। 1 तो मैं लिख दूं 2n इज इक्वल्स टू 6 यहाँ पे। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इन क्रोमोसोम के अंदर एक एक क्रोमेटिड आके अटैच हो जाएगी ऐसे। सेम ही हमारे बाकी 3 क्रोमोसोम्स के अंदर भी होगा। ये डायग्राम्स हम क्यों बना रहे हैं वो आपको जस्ट अभी समझ में आएगा।
अब यहाँ पे मुझे बताओ कितने क्रोमोसोम है मेरे पास? 6 यहाँ पे भी 60 क्रोमोसोम है। जो हमने लास्ट एस फेज में कंसेप्ट पढ़ा था कि क्या होता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। मैम आर्म्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता डबल है। एंड क्रोमोसोम सेम, क्रोमोसोम रिमेन सेम। अब मुझे इसका क्या कराना है? माइटोसिस कराना है। अब बताओ माइटोसिस में क्या होगा, कैसे मैं इसको डिवाइड कराऊं इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, कि मेरे जो बनने वाले सेल्स हैं, 2 सेल्स बनेंगे तो दोनों सेल्स के अंदर इक्वेशनल डिवीजन हो। कैसे हम इक्वेशनल डिवीजन को भी यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे? ये 2 टोटल सेल्स बनेगी। अब बताओ इनके अंदर क्रोमोसोम कैसे जाएंगे? क्या ऐसे होगा कि ये आपके 3 क्रोमोसोम एक के अंदर चले गए, 3 क्रोमोसोम एक के अंदर चले गए? मैम तो फिर हमारा ये इक्वेशनल डिवीजन वाला कंसेप्ट थोड़े ना यहाँ पे सेटिस्फाई हो पाएगा कि क्रोमोसोम नंबर नॉट चेंज। हम ऐसे इन क्रोमोसोम्स को कैसे डिवाइड कराएं कि आपका इसके अंदर भी 2n इज इक्वल्स टू 6 रहे और इसके अंदर भी 2n इज इक्वल्स टू 6 ही रहे। कैसे डिवाइड कराएं? अगर मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना, इन क्रोमोसोम्स को यहाँ से बीच से सेपरेट करा दिया। सपोज करो इनकी नेमिंग कर लेते हैं, चलो पहले हम इसको, मैंने बोल दिया कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमेटिड इसका कैपिटल, देखो यहाँ पे अगर मेरे पास ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी था, तो जब कैपिटल टी के अंदर मैं डीएनए सिंथेसिस कराऊंगी तो डीएनए सिंथेसिस कराने के बाद सेम ही जेनेटिकली इसकी सिस्टर क्रोमेटिड बनेगी ना। जो नई क्रोमेटिड बनती है ना क्रोमोसोम के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मैम ये सिस्टर, डुप्लीकेट हो जाएंगे? यस डुप्लीकेट हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम था, कैपिटल टी मैंने इसको दे दिया, तो जो उसका उसी के साथ जो नया बनेगा ना डीएनए सिंथेसिस के बाद, वो भी कैपिटल टी बनेगा। ये मेरे पास स्मॉल टी था, ये भी स्मॉल टी बनेगा। इसको मैंने सपोज कैपिटल आर ले लिया, इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई, तो जो यहाँ पे भी कैपिटल आर बनेगा, ये भी कैपिटल आर, ये भी स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, इसलिए देखो मैंने कलर आपका सेम लिया है, कलर सेम लिया है। अब मुझे क्या कराना है कि जितने कैरेक्टर, मतलब जितने टाइप के कैरेक्टर यहाँ पे हैं, उतने ही टाइप के कैरेक्टर मुझे इस डॉटर सेल में भी लेके जाने हैं और इस डॉटर सेल में भी लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, इनको बीच से डिवाइड कर दिया। अब देखो बीच से डिवाइड करने के बाद आप क्या होगा यहाँ पे, ये जो एक कैपिटल टी वाला है वो यहाँ पे आ गया, एक कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, आ गया। अब ये एक स्मॉल टी मैं उठा के, या फिर एक पहले कैपिटल आर ले लो, एक ये कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, एक ये कैपिटल आर यहाँ पे आ गया, और एक है मेरा यहाँ पे कैपिटल वाई आ गया। अब देखो, अब एक मुझे क्या करना है, क्योंकि कैपिटल टी वाला कैरेक्टर मेरे सेल के अंदर आ गया है, एक सेकेंड, इसके अंदर ये रह गया, हाँ ये वाला आ गया। हमें सारे कैरेक्टर लेके जाने हैं सेल के अंदर। अब कैपिटल टी वाले देखो कैरेक्टर, कैपिटल वाले कैरेक्टर आ गए ना सारे सेल के अंदर। यस मैम। अब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल टी वाले और स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाले कैरेक्टर लेके जा रहे हैं। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया यहाँ पे, और एक आ गया ये। मतलब मैंने क्या किया, इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया ऐसे। अब बताना मेरे को यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इस सेल के अंदर, एक सेल में 6। 6 ही रह गए ना। तो हमें वही चाहिए था Yes. इक्वेशनल डिवीजन में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा सेम रहे। लेकिन अगर आप क्या करते, इतने वाले क्रोमोसोम्स को उठा के ये वाले क्रोमोसोम 3 एक को दे देते और 3 क्रोमोसोम एक को दे देते, तो हमारे तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता ना सेल का। एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाता और एक रिसेसिव। हाँ, एक में सारे, एक पूरे के पूरे एक सेल के अंदर सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाते और दूसरी वाली डॉटर सेल के अंदर सारे रिसेसिव आ जाते। लेकिन हमें तो जेनेटिक मटेरियल को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराना है। अब देखो इसके अंदर भी सेम मटेरियल है, इसके अंदर भी सेम मटेरियल है, सेम ही क्रोमोसोम्स इसके अंदर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है,
क्रोमोसोम सेम है लेकिन एक डिफरेंस है दोनों आपकी सिस्टर डॉटर सेल्स में। क्या डिफरेंस है? मैम ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है। अमाउंट ऑफ डीएनए का डिफरेंस है ना। देखो ना, यहाँ पे Yes, एक ma'am. क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी Yes, कर रहा है ना, ma'am. लेकिन Yes, क्रोमोसोम ma'am. नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारी हो गई वेरीफाई। क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं किया हमने, यहाँ पे भी 2n=6 था और यहाँ पे भी दोनों सेल के अंदर 2n=6 गया। बस क्या हुआ, ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए कम हो गया। यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड रह गया। Yes, ma'am. चलो, तो फिर हम लिख ले माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में आपकी जो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमेटिड ये एक क्रोमेटिड ये, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। माइटोसिस में सिर्फ क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी एंड मूव करेंगी कहां पे, इनटू डिफरेंट सेल। मेरे पास टोटल 6 क्रोमोसोम थे, 6 क्रोमोसोम के अंदर 12 क्रोमेटिड्स थी। अब 12 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, 6 एक को दे दिया, 6 एक को दे दिया। तो देखा इक्वेशनल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका सेम है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या, जो भी दोनों डॉटर सेल्स बनी हो जेनेटिकली सिमिलर बनी है ना, जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल। बताओ इस पूरी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम आपको? अब आगे जितना भी हम पढ़ेंगे ना वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला, बस यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आखिरकार ये डिवीजन होता कैसे है। फिर आगे जाके हम इन्हीं को अलग अलग फेजेस का नाम दे देंगे कि क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है आपका, मेटाफेज में पहले वो इक्वेटर पे आ जाएगा, फिर एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, एक साइड पोल पे चले जाएगा, एक दूसरे पोल पे चला जाएगा, फिर वहां पे वो मटेरियल वापस से आने लग जाता है। उसको बस अलग अलग फेजेस का नाम देते हैं, होता बस यही है। कंसेप्ट पूरे माइटोसिस का ये है आपका। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। अब देखो एम फेज हमें पढ़ना है। एम फेज के अंदर आपको पता है कौन कौन सी फेजेस आती हैं। एम फेज के अंदर आती है पहली आपकी प्रोफेज, Prophase, metaphase, मेटाफेज, anaphase, यस एनाफेज telophase. एंड टीलोफेज। ये चारों फेजेस आती है। अब इसमें से ना आपको क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रोफेज आपकी कैसी फेज है। प्रोफेज आप हमेशा याद रखोगे ये पूरे एम फेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? Anaphase. यस। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन डन कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है। अब देखो ये आपको यहाँ पे सेल का डायग्राम दिख रहा है। अब सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका बीच में यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रियोल होता है दोनों साइड में। सेंट्रियोल अपने अंदर से ऐसे क्या स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करता है। और ये आपका मतलब एक टाइप से ओवरऑल डायग्राम आपको दिखाया हुआ है कि आखिरकार क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होता है। अब आगे देखो, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होगी। पहले क्या होगा, जो हमने अब तक इंटरफेज में पढ़ा था। अच्छा इंटरफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। अब वो क्रोमेटिन मटेरियल से कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको ये जो आपके स्पाइंडल फाइबर्स ये आपके दिख रहे हैं, नहीं स्पाइंडल फाइबर से आपके क्रोमोसोम्स आगे जाके अटैच होंगे। और एम फेज में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन समझ में आप कैसे होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो ये आपको इक्वेशनल डायग्राम का दिखाया हुआ है। पहले आपका सेल ऐसा है और फिर सेल के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस आपका डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा 2 अलग अलग पार्ट्स में। बेसिकली ये ना एक समरी दी हुई है, आप इसको ऐसे समझो। ये आपकी समरी आपको गिवन है कि पहले आपका सेल ऐसा है, ठीक है।
फिर सेल के अंदर क्या होगा, ये जो अंदर का न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के अंदर पहले एस फेज होगा, एस फेज से क्या होगा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल वो डबल हो जाएगा, फिर डबल होने के बाद अलग अलग पोल्स पे आएगा, वो वाली इसके बीच की है, मतलब फाइनल आपका माइटोसिस होने के बाद सेल ऐसा बन जाएगा। फिर सेल के अंदर माइटोसिस के बाद हम उसके अंदर कराएंगे साइटोकाइनेसिस, मतलब 2 स्टेप्स होंगे यहाँ पे। माइटोसिस में हम पढ़ते हैं पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस समझ में आता है आपको? यस मैम। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या डिवाइड हो रहा है आपका, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म। यस। अब इस पूरे कैरियोकाइनेसिस के अंदर आखिरकार कौन कौन से स्टेप्स आए कि आपके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी फेजेस के अंदर। देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे और प्रोजेनी सेल मतलब उसकी जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसके अंदर सेम रहेगा, ये भी हम आपका पढ़ के आ चुके हैं लास्ट स्लाइड में। अब देखो, तो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, माइटोसिस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिन चारों स्टेजेस में सेल सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपना न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, सेल सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करेगा पहले, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है समझना कि सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस के बीच में ना, ये नहीं कि हम बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करके बता सकते कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे एक टाइप से इमेजिनेशन है ये, कि ये हमारे सेल के अंदर पहले ये स्टेप हो रहा होगा, फिर इसके बाद ये स्टेप हुआ होगा, इस टाइप से आपकी सारी की सारी ये फेजेस बताई गई हैं। अब देखो, अब तक हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, लास्ट हमारी क्लास में, कि सबसे पहले आपका इंटरफेज में G1 फेज आता है, फिर G2 के बाद आपका S फेज आता है, फिर G2, G1 S एंड G2, फिर G2 के बाद M आता है। तो M को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज सबसे कौन सी फेज होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोफेज, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, कि आखिरकार प्रोफेज के अंदर क्या होगा। प्रोफेज को ही हम बोलते हैं कि आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, जो S एंड G2 फेज के बाद आती है। पहले सेल S करेगा, फिर उसके बाद G2 में, G2 के डायरेक्ट बाद जो आने वाली सबसे पहली फेज है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। देखो हमने पढ़ा था G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, और S में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 में आपका सेल की प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। तो अब देखते हैं कि आखिरकार आपका प्रोफेज में क्या होगा। ये देखो, आपका यहाँ पे डायग्राम में ये शो किया हुआ है, सपोज आपका ये इंटरफेज है। इंटरफेज में मैंने आपको बताया, इंटरफेज के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो आपको क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में है, तो क्या हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में? नहीं कर सकते ना डिवाइड। तो हमें इस क्रोमेटिन मटेरियल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, मेरा डीएनए एक बार इस फॉर्म में है, एक बार इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट कराना 2 इक्वल पार्ट्स में इजी है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की फॉर्म में ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरफेज, जो आपकी प्रोफेज की अर्ली वाली स्टेज होगी, अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले हम डीएनए को क्या कराएंगे, अनटेंगलिंग कराएंगे, अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो आपका क्रोमेटिन है ना, इस क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन कराएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, ये डीएनए आपका पैक्ड हो जाता है एक प्रोटीन के साथ। कौन से प्रोटीन के साथ पैक्ड होता है डीएनए? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब डीएनए पैक्ड होता है, तभी आपकी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनती है। फिर क्रोमेटिन और ज्यादा देखो पैक्ड होता जा रहा है, और पैक्ड होके क्या बना रहा है आपका क्रोमोसोम। तो ये आपकी स्टेज होती है अर्ली प्रोफेज की। अब अर्ली फेज में आपका क्या होगा, अर्ली फेज में आपका डीएनए अनटैंगलिंग करेगा, और जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है वो और ज्यादा कंडेंस होगा, एंड कंडेंस होके क्या बनाएगा,
क्रोमोसोमल मटेरियल बनाने लग जाएगा। ये आपको बनने लग रहा है ना क्रोमोसोम, ये आपके यहाँ पे बनने लग जाएगा। When mitosis is about to begin, the chromatin pack even more tightly, जो क्रोमेटिन है वो और ज्यादा टाइटली पैक होने लग जाएगा और आपको सेल के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होने लग जाएंगे। क्रोमोसोम्स की चारों आर्म्स किससे अटैच होती हैं? सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं, ठीक है। द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन इंटरफेस, जो डीएनए नया डीएनए बना था ना इस फेज में इंटरफेस की, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बहुत आपस में उलझा हुआ होता है, लेकिन इंटरवाइंड होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो हमें उसको सिर्फ क्या कराना है, हमें उसको एक प्रॉपर शेप में लेके आना है। बिकॉज सेल को अब हमें डिवाइड कराना है अपने इस जेनेटिक मटेरियल को, जो हमने एस फेज में डिवाइड किया था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराना है। ये चीज क्लियर हुई? Yes, यस ma'am. मैम। Ma'am, I have question. यस बोलो। मैम न्यूक्लियोलस क्या होता है? बेटा न्यूक्लियोलस आपका वो पार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आपका डीएनए पाया जाता है। जब डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है वहां पे आपको हम उसको न्यूक्लियस, जैसे आपने सुना होगा एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन वाला पार्ट, सुना है? तो वो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है? जो जहां पे ज्यादा कंडेंसली पैक्ड होता है उसको बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन, एंड जहां पे ज्यादा कंडेंसली पैक नहीं होता उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो आपका न्यूक्लियस वही वाला पार्ट है जहां पे डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंसली पैक्ड है। ओके मैम। चलो, अब पहली स्टेज आपकी, जब हमने देखा कि प्रोफेज में आते ही, प्रोफेज में एंटर करते ही सेल सबसे पहले क्या करेगा, अपने डीएनए को क्या कराएगा, अनटैंगलिंग कराएगा और कंडेंस होके क्रोमोसोम मटेरियल फॉर्म कराने लग जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे ये आएगा कि हमने एक फेज पढ़ाया था आपको जहां पे सेंट्रियोल्स डबल हो रहे थे। कौन सी फेज में सेंट्रियोल डबल हो रहे थे? सेंट्रियोल डबल कौन सी? यस, वेरी गुड तरुण। एस फेज में हमने सेंट्रियोल्स को डबल कराया था। अब जो मेरे पास 2 सेंट्रियोल्स है ना, वो दोनों सेंट्रियोल सेल के अलग अलग पोल पे मूव करने लग जाए। देखो एक सेंट्रियोल ये, अब सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कैसी है? ऐसी। ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, अपने अंदर से ना स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करने लग जाते हैं ऐसे। जब सेंट्रियोल अपने अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करने लग जाते हैं, उस टाइम पे हम इसको सेंट्रियोल नहीं बोलते, उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं एस्टर। उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं एस्टर। और जब इसके अंदर से ये आपके जो स्पाइंडल फाइबर से और ज्यादा अमाउंट में निकलने लग जाते हैं, उस कंडीशन में हम इसको बोल देते हैं माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमारा जो डीएनए है वो आपका अनटैंगलिंग होने लग गया। सेकंड स्टेप पे क्या होगा कि हमारे जो सेंट्रियोल है वो दोनों अपोजिट पोल्स पे मूव करने लग जाएंगे, अपने अंदर से छोटे छोटे स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करेंगे और आपका क्या बनने लग जाएंगे, एस्टर बनने लग जाएंगे। अब देखो ना, जैसे जैसे ये आप एक दूसरे से दूर जाएंगे ऐसे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इतने ही ज्यादा स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज होते चले जाएंगे ऐसे। और आपका इसके साथ साथ जो आपका क्रोमोसोम्स है वो भी क्लियरली विजिबल होने लग जाएंगे, जिसके अंदर आपको 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे। अब 2 क्रोमेटिड्स क्यों मिल रही है हमें यहाँ पे देखने को? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड क्यों दिख रही है हमें? क्योंकि हमने पहले तो हमारे पास सेल में एक ही क्रोमेटिड होती थी, लेकिन एस फेज में हमने उसको डबल करा के 2 क्रोमेटिड करा लिया था ना, इसलिए अभी 2 क्रोमेटिड्स, इसलिए अभी 2 क्रोमेटिड्स हमें दिखेंगे। चलो, तो इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम आपको कैसा दिखेगा, तो आप बता पाओगे ना कि क्रोमोसोम विल बी विजिबल इन 2 क्रोमेटिड फॉर्म अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट सेंट्रोमियर। आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखेंगे किस फॉर्म में? 2 क्रोमेटिड्स की फॉर्म में, और सेंट्रियोल आपके अपोजिट पोल पे मूव करते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पे। चलो, अब देखो, इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जो ये आपका मैंने बताया ना, आपका एस्टर समझ पा रहे हैं ना, सेंट्रियोल जब अपने अंदर से रिलीज करा रहे हैं, ये आपका सेंट्रियोल बनाया था वहां पे, सेंट्रियोल जब अपने अंदर से ऐसे स्पाइंडल फाइबर्स रिलीज करा रहे हैं, तो इन्हीं को हम माइटोटिक स्पाइंडल बोल देंगे, और इन्हीं माइटोटिक स्पाइंडल को हम आपका बोल सकते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इनके अंदर से बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगी।
अब देखो ये एनिमेशन, इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है कि कैसे आपके सेंट्रियोल दोनों अलग अलग पोल्स पे मूव कर रहे हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साथ जितनी आपकी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और आपका न्यूक्लियोलस, ये तीनों की तीनों डिसअपियर हो जाएंगी। देखो ये वाली ऑर्गेनली का नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है फिर? मैम वो गोल्गी एपरेटस। यस, वो मैम गोल्जी सेकंड वाला, एपरेटस है। सेकंड वो वाला। गोल्जी एपरेटस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपका क्या दिखाया हुआ, न्यूक्लियोलस। अब ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी यहाँ पे, डिसअपियर। डिसअपियर हो जाएंगी। और सेंट्रियोल अलग अलग पोल पे जैसे ही मूव करेंगे, तीनों ऑर्गेनलीज आपकी डिसअपियर। और इसके साथ साथ एक और स्टेप आप यहाँ पे मेंशन कर लो, इसमें दिखाया हुआ नहीं है। इसके साथ साथ आपकी जो प्रोफेज की सबसे लास्ट इवेंट होती है, प्रोफेज की सबसे लास्ट इवेंट ये होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है। और कंप्लीटली डिसअपियर वो कब होती है, जब आपका मेटाफेज स्टार्ट होता है। प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी? मेटाफेज। मेटाफेज। तो जब आपका क्रोमोसोम डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया प्रोफेज में, और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है मेटाफेज की फर्स्ट स्टेज में। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप बताओ यहाँ पे क्या हुआ था हमारे सेल के अंदर प्रोफेज में? अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए, है ना। सेकंड क्या हुआ था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल का आपका हुआ कंडेंसेशन। थर्ड स्टेप पे हुआ क्रोमोसोम्स आपको विजिबल हुए। कैसे क्रोमोसोम्स दिख रहे थे? टू क्रोमेटिड के फॉर्म। क्रोमेटिन Yes. विथ वन With सेंट्रोमियर। टू क्रोमेटिड। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? सेंट्रियोल रिलीज किए स्पाइंडल फाइबर एंड मूव टू अपोजिट पोल, है ना, एंड मूव टू अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे मूव किए। उसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप में हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और आपका न्यूक्लियोलस। ये तीनों हो गए क्या? डिसअपियर। मैम और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करने लग गए हैं, जिसे एस्टर यस, कहते हैं। वो मतलब अपने अंदर से और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने लग जाएंगे। ये माइटोटिक स्पाइंडल्स भी हम जिसको बोल रहे थे। इसके साथ साथ इसकी लास्ट इवेंट क्या होती है? लास्ट इवेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है। चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो पोल में आंसर करोगे आप सब लोग। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। मैम 1 पॉइंट समझ नहीं आता। अगर पता है एक बार क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता ना, तो उसको दूसरी बार पढ़ना चाहिए, आ जाता है सेकेंड टाइम में। देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है उसके लिए आपको पहला स्टेप बताना है। इसमें क्या लिखा? प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस की पहली स्टेज है वो किसके बाद आती है? फॉलोज द एस एंड G2। एस और G2 जो आपका इंटरफेस था उसके बाद आपकी प्रोफेज आती है, वो ये बोल रहे हैं। मैंने बताया था आपको, स्लाइड में भी लिखा हुआ था ये पॉइंट एग्जैक्टली। स्लाइड में एग्जैक्टली पॉइंट लिखा हुआ था। सेकंड पढ़ो। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो होता है वो कंडेंस होने लग जाता है। सेल्स एट द एंड ऑफ, जब प्रोफेज का एंड आने लग जाता है ना, तो उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं एट द एंड। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड के क्रोमोसोम बने होते हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं एट द सेंट्रोमियर। अब बताओ
क्या होगा इसका आंसर? सी, वेरी गुड। सी में से फर्स्ट पॉइंट है, उसे एक बार बता देना। देखो बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट में ना आपका क्या बता रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ये बोल रहे हैं कि जो आपकी प्रोफेज है वो किसको फॉलो कर रही है। पहले आपका एस आया, एस के बाद G2 आया, G2 के बाद ही तो एम फेज आता है ना। और एम फेज की सबसे पहली फेज कौन सी होती है? एम फेज की सबसे प्रोफेज। तो यही तो लिखा हुआ है बस इसमें कि प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, जो किसको फॉलो कर रही है? एस और G2 को फॉलो करके आगे आई है। एस आई, G2 आई, उसी को फॉलो करके तभी तो प्रोफेज आया। बस ये लिखा है। और एस और G2 किसकी फेज थी? इंटरफेज की थी। यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। चलो अब हम चलते हैं। अब हमारा प्रोफेज फिनिश, अब कौन सी फेज आएगी? मेटाफेज आएगी। अब हम देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज के अंदर आते ही क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और इसी से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि यस, अब हमारी माइटोसिस की सेकंड फेज आ गई है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मेटाफेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब उसकी इनिशिएशन, मेटाफेज की इनिशिएशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप इनिशिएशन आप बताओगे कि इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है आपकी न्यूक्लियर एनवेलप का। ये पॉइंट क्लियर? यस मैम। और इसके साथ साथ आपका ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ऐसे स्पाइंडल फाइबर्स भी यहाँ पे कंप्लीटली बनने लग जाते हैं, और स्पाइंडल फाइबर से आपके अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। देखो ऐसे, ये आप अगर इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ना, तो आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, काइनेटोकोर। ये वर्ड पता है किसी को क्या होता है, काइनेटोकोर? मैम ये 2 होल्स होते हैं सेंट्रोसोम के साइड में। यस, सेंट्रोसोम के सेंट्रोमियर के साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जैसे मैंने बनाई ना, एग्जैक्ट ऐसी होती है। इसको बोलते हैं हम आपका डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये प्रोटीनियस इन नेचर होती है। और इस सेंट्रोमियर के, जैसे ये मेरा सेंट्रोमियर है बीच में, इस सेंट्रोमियर के ऊपर ऐसे प्रेजेंट हो जाती है। और जब आपके स्पाइंडल फाइबर आएंगे ना, तो स्पाइंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे, स्पाइंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे। क्लियर ये वाला पॉइंट? यस मैम। तो मेटाफेज का स्टार्टिंग इनिशिएशन फेज है आपका कि यहाँ पे डिसअपीयरेंस हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब आप क्रोमोसोम को इजीली किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर देख सकते हो। क्योंकि जो आपका प्रोफेज के अंदर आप देख रहे थे ना कि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होने लग रहा था, तो यहाँ पे आके वो कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे दिखेंगे आपको? मोर कंडेंस्ड दिखेंगे। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इस फेज में आप क्रोमोसोम को बहुत इजीली देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन प्रोफेज में आप इजीली नहीं देख सकते। वहां पे इजीली आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इस वाली स्टेज में आप देख सकते हो। सो मोर कंडेंस्ड क्रोमोसोम इन दिस फेज, or we can say condensation of chromosome get completed in metaphase। जो कंडेंसेशन चल रहा था ना, वो इसी फेज में आके कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? इजीली विजिबल हो जाएंगे इन माइक्रोस्कोप, इजीली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि अगर हम अपने क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप एम फेज की कौन सी फेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करोगे? मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमेशा। सो इट इज द बेस्ट फेज। मम्मी समझ में नहीं आया, दोबारा बताना। एक सेकेंड अभी बता रही हूँ। द बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब पता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यस, अगर हम चाहते हैं अपनी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देखना कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो उसको देखने के लिए हमेशा
हम सेल को मेटाफेज स्टेज में देखेंगे, क्योंकि प्रोफेज के अंदर क्या था, प्रोफेज के अंदर अभी भी क्रोमोसोम आपका क्लियरली विजिबल नहीं था, कुछ इस टाइप से दिखेगा, कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम की शेप ले लेगा, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम हमें मेटाफेज में आके दिखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मेटाफेज हमारी एक बेस्ट स्टेज होती है जिसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, आप समझ में आया? अगर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना चाहते हो तो हम एम फेज में, मेटाफेज में करेंगे, एम फेज की मेटाफेज में। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड में रफ कर देती हूँ, पढ़ो उसको, ये क्या लिखा हुआ है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अभी मैंने ऊपर लिखा है कि मोर कंडेंस्ड क्रोमोसोम आपका यहाँ पे दिखाई देता है, इट मीन जो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, एंड हम उनको क्लियरली देख पाएंगे कहाँ पे, अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड मोर्फोलॉजी जो होती है क्रोमोसोम्स की वो भी यहाँ पे इजीली स्टडी की जा सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम इस फॉर्म में सबसे ज्यादा कंडेंस रहता है। क्लियर? चलो Yes, ma'am. अब देखो क्रोमोसोम आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखने वाला है, ये देखो। अब यहाँ पे क्रोमोसोम आपका दिखा दिया कि क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर से ऐसे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर निकलती है, उससे आपके माइटोटिक स्पाइंडल या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके अटैच हो जाता है, ये देखो काइनेटोकोर, एंड ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये कहाँ पे अटैच होता है काइनेटोकोर? सेंट्रोमेरिक रीजन पे, मींस जहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, ये आपका सेंट्रोमियर, इसी के जस्ट साइड में आपका ऐसे काइनेटोकोर, और इससे आपके स्पाइंडल फाइबर्स आके ऐसे अटैच हो जाते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट? यस मैम। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या हो रहा है, मेटाफेज में जितने भी ये आपके क्रोमोसोम्स थे, अब ये क्रोमोसोम्स सब के सब अटैच हो चुके हैं स्पाइंडल फाइबर्स से। अब अपने आप को ये एक इक्वेटर पे ले आएंगे, मींस ऐसे एक लाइन में ले आएंगे। इस पोल को, इस लाइन को, जो बीच में जब आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं, इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। This plate is known as metaphasic plate, जब सभी के सभी क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे आ जाते हैं। The chromosomes lie at the equator with one chromatid of each chromosome. हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, देखो ये आपका ऐसे क्रोमोसोम है ना, तो इधर साइड का सेंट्रियोल और इधर साइड का सेंट्रियोल, तो इधर से जो आपका ये स्पाइंडल फाइबर है, एक क्रोमेटिड तो आपका एक पोल से अटैच, एक पोल से जो स्पाइंडल फाइबर निकल रहा है उससे अटैच है, और एक क्रोमेटिड आपका किससे अटैच है? दूसरे पोल से जो सेंट्रियोल का स्पाइंडल फाइबर्स आ रहे हैं उससे अटैच है। देखो दिख रहा है ना, ये वाला सेंट्रियोल आपका इससे अटैच है, ये वाला सेंट्रियोल आपका इधर साइड से अटैच है, मतलब एक क्रोमेटिड एक पोल के स्पाइंडल से अटैच है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे से अटैच है। ये वाली लाइन समझ में आई? देखो, क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड कनेक्टेड है बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, एक पोल से एक क्रोमेटिड अटैच है, एंड उसी का सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड है बाय द काइनेटोकोर टू द अपोजिट पोल, दूसरे अपोजिट पोल से जो स्पाइंडल फाइबर आ रहे हैं उससे अटैच है। ये वाला पूरा लाइन समझ में आई सबको? इसको जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद क्या करना है, खुद से डायग्राम एक बार ड्रॉ करके आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका एम फेज है ये डायग्रामेटिकली बेस्ड है, एंड क्वेश्चन भी यहाँ पे डायग्राम से ही आता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इसको बहुत ज्यादा क्लियर करना, तो आपको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, जब आपके क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज में, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको एनिमेशन में दिखाया होगा कैसे क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं। ये आपके यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल, इसके अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, एक क्रोमेटिड आपका एक साइड से अटैच है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी साइड से अटैच है। दिख रहा है पूरा बीच में आपका, देखो बिल्कुल अलाइन हो गए स्ट्रेट लाइन में, और बीच में आपको एक लाइन दिखेगी, दिख रही है ना मेटाफेज प्लेट की लाइन। यस मैम।
चलो अब एक क्वेश्चन है फिर से, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। वो कौन से स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को सबसे इजीली स्टडी कर सकते हैं? तो बहुत इजी, आप इजी ऐसे ही बता सकते हो, मेटाफेज। सबको क्लियर है नहीं? यस मैम। चलो Yes, ma'am. अब नेक्स्ट फेज आएगी हमारी एनाफेज। अब देखते हैं एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में क्या होगा, जो आपके क्रोमेटिड्स देखो एक पोल पे ऐसे मेटाफेज पे अटैच हुए थे ना, अब ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। देखो एनिमेशन में दिख रहा है ना आपको, सेपरेट होने लग रहा है। यस मैम। ये आपके ऐसे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होके अलग अलग पोल पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं आपका एनाफेज। ये देखो यहाँ पे सेपरेट होने लग रहा है। तो मीन्स अब आपके जो क्रोमोसोम में ऐसे थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट थी, वो डिटैच हो जाएंगे आपस में, और डिटैच होके बन जाएंगे क्या, डॉटर क्रोमोसोम। ये देखो एक डॉटर क्रोमोसोम एक पोल पे चली जाएगी, दूसरी डॉटर क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चली जाएगी। As each chromosome moves away from the equatorial plate, हर एक क्रोमोसोम मूव हो रहा है फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट से दूर साइड में। So the centromere of each chromosome is toward the pole and hence at the leading stage with the arms of the chromosome trailing behind। अभी ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब समझ में आ रहा है? देखो मैम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। हाँ, वो अपोजिट पोल पे जा रहा है। आप एक बार इसको देखो ना, यहाँ पे इसको मैं ये हमारा सेंट्रोमियर है। अब स्पाइंडल फाइबर क्या कर रहा है, इस क्रोमोसोम का ऐसे अपनी साइड ऐसे खींच रहा है पीछे की साइड। तो ये जो क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स ऐसे लगेगा ना जैसे कोई इसको खींच के लेके जा रहा है, तो इसकी दोनों आर्म्स पीछे की साइड मतलब एक वी शेप में आ जाती है ना। Yes, ma'am. ना ऐसे वी शेप बन रही है, यहाँ पे भी एक ऐसे वी शेप बन रही है। तो इसी वी शेप वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेलिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसको क्रोमोसोम को खींच रहा है अपनी साइड, और वो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है ना उसके पीछे पीछे जा रही हैं, उसके पीछे पीछे क्रोमोसोम्स डॉटर क्रोमोसोम्स आपके जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड। बिकॉज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट से, जब दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स मूव करेंगे तो उनके जो सेंट्रोमियर है उनको अपनी साइड खींचेंगे लीडिंग एज की तरफ। मतलब जहां पे उनको यहाँ पे ना इस पोल पे इकट्ठा करना है इनको, तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां पे आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे को पीछे खींच रही है। अब ये वाला प्रोसेस देखो, इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे ना पहले इसको देखो, फिर से देखना, पहले अटैच थी, अब देखो यहाँ से डिटैच हो गई। और ये ना पहले अटैच थी अब डिटैच हो गई। अब डिटैच होने के बाद ये अलग अलग पोल पे ऐसे चली जाएंगी। ट्रेलिंग बिहाइंड वाला प्रोसेस आपको दिखेगा ऐसे, ये देखो। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सिर्फ आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। Yes. चलो अब इसका आंसर बताओ। एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज करता है एनाफेज को? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जा रहे हैं। स्पाइंडल फाइबर अटैच हुए हैं काइनेटोकोर से। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना रहा है, या फिर नन ऑफ दीज। मैम सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो रहा है एंड क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। यस, वेरी गुड। तो आप इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक अब सबको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। मैम अब लास्ट स्टेज हमारा कौन सा है? टीलोफेज। टीलोफेज। अब टीलोफेज में सिर्फ क्या होगा, जो ये आपके क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे ना, ये अलग अलग पोल पे जाके देखो बस इकट्ठे हुए हैं बिल्कुल। ये दिख रहा है ना एनिमेशन में आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The chromosome that have reached their respective poles, अलग अलग पोल्स पे जो आपके क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, अब वहां पे वो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। अब डीकंडेंस का मतलब देखो, यहाँ पे ये मेरे क्रोमोसोम है, इन क्रोमेटिन मटेरियल है, वो कंडेंस होके क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। तो इस प्रोसेस को तो बोलेंगे हम क्रोमेटिन का कंडेंसेशन। लेकिन अब जब क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, मतलब ओपन हो रहा है क्रोमोसोम, ओपन होके क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन बनाएंगे ना। Yes, ma'am. तो अब इस प्रोसेस को बोलता है क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन।
तो टीलोफेज की पहली स्टेज होती है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके डीकंडेंस होने लग जाते हैं एंड अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमें नहीं दिखेगा टीलोफेज में कि अब यहाँ पे क्रोमोसोम है, अब हमें कुछ ऐसे टाइप का मटेरियल दिखेगा यहाँ पे, दोनों अलग अलग, राइट, बोलो बोलो, टैंगल्ड हो जाएगा। यस वो फिर से टैंगल हो जाएगा, जो हमने प्रोफेज की अर्ली में किया था ना अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पे वो टैंगल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब हमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा वहां पे क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास इन टू पोल्स, तो अलग अलग पोल्स में अपने आप को एक मास में इकट्ठा करने लग रहा है, जैसे कि ये देखो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके साथ साथ और क्या कराना है, जितनी हमने सेल ऑर्गेनेलीज क्या किया था वहां पे गायब की थी, वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज आने लग जाएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा हुआ है ना उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप आने लग जाएगा अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर, जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर अब हमारा बना है। ये वाला एनिमेशन आप एक बार देखो, देखो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रियोल जो बने थे ना ये हमारे सेंट्रियोल भी आपके सेल से बाहर निकल रहे हैं, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियोल थे वो वहां से बाहर निकल रहे हैं एंड तब आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग रहा है यहाँ पे। तो उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड यार ये तीनों की तीनों आपकी डिसअपियर कौन सी फेज में हुई थी, प्रोफेज में हुई थी ना, प्रोफेज की लास्ट एंड के टाइम पे, मेटाफेज में नहीं प्रोफेज में ही हो गई थी। मेटाफेज पे तो मेटाफेजिक प्लेट में आया था, क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया था और मेटाफेजिक प्लेट पे इकट्ठा हुआ था, वो हुआ था वहां पे, ये सारे के सारे डिसअपियर हुए थे अर्ली प्रोफेज में, और लेट मेटाफेज में मतलब टीलोफेज में अब ये आपके वापस से रिफॉर्म होने लग जाएंगे। ये देखो ये क्रोमोसोम्स आपके चल रहे हैं ऐसे, एक सेकेंड ये एनिमेशन आई थिंक वर्किंग नहीं, हाँ ये आपके क्रोमोसोम्स ऐसे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे एंड क्रोमोसोम इकट्ठे होने के बाद इनका इंटैंगलिंग हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बनने लग जाएंगी। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, अब तक यहाँ तक हमारा कौन सा प्रोसेस चला है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस में देखो एक बार आप इसको रफ डायग्राम बना के समझो, जैसे मेरा ये सेल है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर एनवेलप बन गया है, यहाँ पे भी आपका ये बन गया है, ऐसे अब हमारे मटेरियल्स आ गए हैं। अब हमें क्या कराना है, इन दोनों सेल्स के बीच में साइटोकाइनेसिस कराना है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन कराना है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या होगा, इस टाइप से आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन आपको दिखेगा साइटोकाइनेसिस में। ये देखो एक डॉटर सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बस। अगर हम देखें साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज पता है एनिमल सेल में आपको पता है एनिमल सेल में कोई हार्ड सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इजीली डिफ्यूज हो जाएगी सेंटर वाले प्लेट से एंड दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्या प्लांट सेल के अंदर भी ऐसे ही हो जाता है? नो मैम, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसलिए साइटोकाइनेसिस में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एनिमल सेल के अंदर तो बस एक क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज फ्यूरो बनेगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक पूरी प्रॉपर सेल प्लेट हमें जनरेट करानी पड़ेगी, तब वहां पे साइटोकाइनेसिस होगा। अब देखते हैं क्लीवेज फ्यूरो कैसे बनता है एनिमल के अंदर। ये देखो ये आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेल है, सेल के अंदर ये देखो बीच में यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो बन रहा है एंड आपके साइटोकाइनेसिस इस टाइप से हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट कोज कॉन्स्ट्रिक्शन एट सेल के सेंटर पे, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ऐसे लगेगा कि इधर वाला सेल और इधर वाला सेल एक दूसरे को अलग अलग खींच रहे हैं, उसी को बोलता है कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से इनके जो बीच के माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो बीच में से ब्रेक हो जाएंगे एंड आपका सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? चलो तो फिर आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है एम फेज में। आपको सिर्फ एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में सिर्फ जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक मैं आपको कुछ आइडिया बताती हूँ, जैसे कि अगर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे वो स्टेज बताओ जिस स्टेज में क्रोमोसोम वी शेप के दिखाई देता है, कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम वी शेप के दिखाई देते हैं?
एनाफेज यस, वेरी गुड। वहां पे क्रोमोसोम हमारे वी शेप में बन जाते हैं। और डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कौन सी फेज में होता है? वी शेप वाला आपने आंसर क्या बताया बेटा? वी शेप कहाँ बनती है? एनाफेज में, नॉट मेटाफेज। मेटाफेज में तो सिर्फ मेटाफेजिक प्लेट पे इकट्ठे होता है। सेपरेशन कब होता है? सेपरेशन भी आपका टेलोफेज में होता है मैम सेपरेशन। नहीं, सेपरेशन टीलोफेज में कहाँ होता है? टीलोफेज में तो सिर्फ आपका देखो ना यहाँ पे, टीलोफेज में तो कंडेंस होगा बस। हाँ, टीलोफेज के अंदर आपका सिर्फ सारे मटेरियल्स बनने लग जाते हैं फिर से। मैम प्रोफेज में न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफॉर्म हो गए थे, तो टीलोफेज में डिफॉर्म होंगे। टीलोफेज में, यस, टीलोफेज में वही तो रहा था। टीलोफेज में आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो क्रोमेटिन मटेरियल आपका, एक सेकंड में फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, एक बार फिर से आप देख लो, ये रहा आपका टीलोफेज स्टेज। देखो ना, टीलोफेज स्टेज में सिर्फ क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे और क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होने लग जाएगा। अब पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वी शेप। वी शेप कहाँ पे दिख रही थी आपको? एनाफेज। यस, एनाफेज में आपको दिख रही थी। देखो ये दिखाई थी ना यहाँ पे, ये वी शेप एनाफेज में ही तो बन रही है, जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे को ट्रेलिंग बिहाइंड कर रहे हैं। और क्रोमोसोम्स का सेपरेशन भी कौन सी फेज में स्टार्ट हो जाता है? एनाफेज। एनाफेज की बिगनिंग में स्टार्ट हो जाता है। यही चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। चलो, इतना हमारा हुआ। हाँ, अब हमें ना इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने नहीं पढ़ा है। अब देखो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब स्क्रीन विजिबल है ना सबको? देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के सिग्निफिकेंस, सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन की वजह से एक डिप्लॉयड एनिमल सेल बनती है। अगर आप सोचो कि माइटोसिस के अंदर आपका रिडक्शनल डिवीजन होने लग जाता, तो रिडक्शनल डिवीजन की वजह से क्या होता? सभी की सभी जर्म सेल्स बनती है, नहीं बनती? क्या कोई डिप्लॉयड सेल बन पाती है हमारी बॉडी में? अगर ये आपका क्या होता, एक रिडक्शनल डिवीजन होता। तो ये क्लियर है कि आपका पहला पॉइंट? यस मैम। चलो, सेकंड आपका, जैसे कि हनी बीज में सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी आप देखने को मिलेंगे, तो सारे ऑर्गेनिज्म कैसे बने? आपके माइटोसिस से बने हैं। इवन जो आपकी हैप्लॉइड सेल्स भी है ना, वो हैप्लॉइड सेल्स जब डिवाइड करती हैं, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए तो हमें किसकी जरूरत है? मियोसिस की जरूरत है। लेकिन अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड हम बनाएंगे तो क्या कराएंगे वहां पे? माइटोसिस कराएंगे। तो माइटोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या होता है? पहला सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर बनते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर बनेंगे टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। याद रहेगा सिग्निफिकेंस सबको? यस। देखो लिखा हुआ है, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। डिप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे बनेंगे विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। उसका जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो सेम होगा, मतलब जितने जिस टाइप का आपका जेनेटिक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेम आपका जेनेटिकली कंट्रोल इन डॉटर सेल्स के अंदर होगा। एंड जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से बने हैं। सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, चाहे वो आपके प्लांट्स हो चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग्स हो, हर किसी की ग्रोथ आपकी माइटोसिस से ही हुई है।
तो यहाँ पे अब आपका लेक्चर फिनिश होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था माइटोसिस के सिग्निफिकेंस वाला। अब तो आई थिंक आपको नई डीपीपीज में प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं आपको आपके टेस्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर? यहाँ तक अब आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो।